नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, युवाओं को अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना भाजपा की सदैव सर्वोच्च प्राथमिकता। श्री मोदी ने वर्चुअल माध्यम से हिमाचल प्रदेश में मंडी में युवा रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार ने हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 14,000 करोड़ रुपए आवंटित किए। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज रात संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। भारत सहित 32 देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल और व्यापक सुधार का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2020-21 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत के इस दशक के अंत तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने का विश्वास व्यक्त किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सीमा सुरक्षा बल के कड़े संघर्ष से बिहार और झारखंड में नक्सलवाद खत्म होने की कगार पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे और भारत और इंग्लैंड के बीच आज तीसरा और अंतिम एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच लॉर्ड्स में खेला जाएगा। तेज महिला गेंदबाज झूलन गोस्वामी आज अपना आखिरी मैच खेलेंगी। दोपहर समाचार में अलका सक्सेना के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश हिमाचल प्रदेश के युवाओं में उत्साह और कौशल से लाभ उठा रहा है। उन्होंने कहा कि अब ये भाजपा की प्राथमिकता होनी चाहिए कि वो इसे और प्रोत्साहित करे। प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश की मंडी में पड्डल मैदान में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित युवा रैली को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को अधिकतम अवसर उपलब्ध कराना भाजपा की शीर्ष प्राथमिकता रही है। खेल का मैदान हो या कला जगत, पार्टी हो या सरकार, हिमाचल के युवाओं की ऊर्जा, उनका जोश, उनका नेतृत्व कौशल निरंतर देश के काम आ रहा है। साथियों, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर देना हमेशा से भाजपा की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने देश के विकास और स्वाधीनता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पहाड़ी गांधी, बाबा कांसीराम समेत हिमाचल के अनेक सेनानियों ने आजादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आजादी के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर पर हुए हमले से लेकर करगिल युद्ध तक हिमाचल के जांबाजों ने सर्वोच्च बलिदान देकर मां भारती का सिर ऊंचा रखा है। देश की रक्षा के साथ साथ देश को सम्मान दिलाने वाले में भी हिमाचल के युवा कमाल करते रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं ने लगातार चुनावों में भाजपा के प्रति विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि भाजपा में युवाओं का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है और ये रैली युवा शक्ति का प्रतीक है। अब देश की युवा शक्ति मिलकर आजादी के अमृतकाल में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प पूरा करेगी। आज दुनिया में भारत की साख जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे भारत को जानने समझने के लिए, भारत से जुड़ने के लिए पूरी दुनिया लालायित हो रही है। इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है और हिंदुस्तान के जागरूक नागरिक, हिंदुस्तान के मतदाता, इसका पूरा श्रेय उनको जाता है। प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि केंद्र सरकार ने हिमाचल में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए 14,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती इलाकों के पास गांवों में रोपवे की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। प्रधानमंत्री ने ये भी बताया कि उन्होंने हट्टी समुदाय को राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री को खराब मौसम के कारण हिमाचल में मंडी की यात्रा रद्द करनी पड़ी। श्री मोदी ने कहा कि वे आने वाले दिनों में निश्चित रूप से हिमाचल जाएंगे और लोगों से भेंट करेंगे।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2020-21 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना प्रदान किए। कुल 42 पुरस्कार प्रदान किए। 2 विश्वविद्यालय, 10 राष्ट्रीय सेवा योजना इकाइयों और उनके अधिकारी तथा 30 स्वयंसेवकों को ये पुरस्कार दिए गए। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और केंद्रीय युवा मामले और खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक, युवा मामले सचिव संजय कुमार और अन्य गण्यमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे। युवा मामले और खेल मंत्रालय विभाग प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान करता है। ये पुरस्कार देश में स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा, राष्ट्रीय सेवा में विशिष्ट योगदान देने वाले विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, +2 काउंसिल्स, उच्चतर माध्यमिक एनएसएस इकाई और कार्यक्रम अधिकारियों तथा एनएसएस कार्यकर्ताओं को दिया जाता है। राष्ट्रीय सेवा योजना की शुरूआत स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा के माध्यम से युवाओं के व्यक्तित्व और चरित्र का विकास करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ वर्ष 1969 में की गई थी। महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रभावित राष्ट्रीय सेवा योजना का आदर्श वाक्य है, स्वयं से पहले आप। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत इस दशक के अंत तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। देश की प्रगति में किसानों, श्रमिकों और वंचित लोगों सहित समाज के सभी वर्गों के योगदान को रेखांकित करते हुए श्री धनखड़ ने कहा कि सरकार की विभिन्न पहलों जैसे निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन, गरीबों का बैंक खाता और कोविड महामारी के दौरान लगभग 90 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाना गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के 90वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में सद्भावना सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। हमारी शासन व्यवस्था देखिए, कोविड के 2 साल के दौरान 90 करोड़ जनता को गांधी जी का सिद्धांत ध्यान में रखते हुए मुफ्त अनाज दिया गया। ये दुनिया के किसी भी देश की कल्पना के बाहर। इतनी बड़ी महामारी के दौरान ये विचार लाना कि 136 करोड़ को 2 वैक्सीन लगेंगे, दिल दह जाता है। ये कर दिखाया। उपराष्ट्रपति ने हरिजन सेवक संघ को गांधी जी के प्रमुख कार्यों के केंद्र के रूप में विकसित करने पर बल दिया। एक रिपोर्ट। अस्पृश्यता की जड़ हर एक हिंदू के दिल में से निकल जाए तो हम बहुत ऊंचे चले जाएं। अस्पृश्यता को अभिशाप मानने वाले बापू ने इस कुरीति को मिटाने के लिए वर्षों तक संघर्ष किया और उनके इस संघर्ष की धुरी बना हरिजन सेवक संघ। पूना समझौते के बाद वंचितों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सन 1932 में गांधी ने इस अखिल भारतीय संगठन की नींव रखी। दिल्ली के किंग्सवे कैंप में स्थित इसका मुख्यालय छुआछूत के खिलाफ लड़ाई का प्रमुख केंद्र रहा। वर्ष 1930 से 1940 के बीच बापू ने एक लंबा समय यहाँ बिताया। हरिजन सेवक संघ के परिसर में अपना बचपन बिताने वाली बापू की पौत्री और राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय की अध्यक्ष तारा गांधी अपनी यादों को साझा करते हुए बताती हैं। बापू जी और बा आए, क्या खुशी थी हमारी लिए। और मैं और राजमोहन, मुझे याद है एक फोटो भी है जहाँ बापू जी ने सर्दी के दिन ही रहे होंगे क्योंकि चादर से हम दोनों को अपनी गोदी में बिठा के लपेटा हुआ उन्होंने। और हम तो इतने मस्त थे और जंगलों में खेलने जाते थे, लेकिन बा और बापूजी के रहते हुए माँ को एक चिंता सताती थी। लेकिन मैं और मोहन जाते थे, अपने कपड़े बहुत गंदे करके आते थे और माँ हमें साफ करने में लग जाती थी क्योंकि बा और बापूजी आए थे, उनको सफाई पसंद थी और हमें लगता था हम कब जाके बाकी गोदी में बैठ जाएं। इसी परिसर में बापू ने एक सर्वधर्म प्रार्थना स्थल की स्थापना की। तारा गांधी इस स्थल के निर्माण के दौरान उस समय की अपनी उत्सुकता को कुछ इस रूप में याद करती हैं। मैं, राजमोहन और रामचंद्र, हम लोग उसके साक्षी थे जब मंदिर बन रहा था और उसके समाप्ति के हम आतुरता से इंतजार कर रहे थे। वहाँ पे मार्तन भाई वो आके उसमें चित्रकला करने वाले थे अंदर से दीवारों पर, और वो रंग सीढ़ी पे चढ़ के करते थे। और मुझे और मोहन को उन्होंने कहा, तुम तख्ते में रंग लेके खड़ी हो जाओ, तुमसे ले लेके मैं रंग लगाऊंगा।
तो हमें तो इतनी खुशी हुई कि जैसे वो पेंटिंग्स मैंने ही बनाई। तो अभी भी मैं जब जाती हूँ तो चित्रों को देखती हूँ, अद्भुत है वो। कुछ उसमें बौद्ध शैली है, कुछ उनकी अपनी मौलिकता है। लगभग 20 एकड़ में फैले इस परिसर में गांधी और कस्तूरबा का घर, उनका निजी सामान और सर्वधर्म प्रार्थना स्थल जैसे कई ऐतिहासिक धरोहरों को आज भी सहेज कर रखा गया है। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष शंकर कुमार सान्याल बताते हैं कि स्कूली शिक्षा से लेकर गांधी के सत्याग्रह और सर्वोदय की सोच पर आधारित कई रचनात्मक कार्यों को आज भी यहाँ बखूबी अंजाम दिया जा रहा है। यहाँ पर स्कूल है, गर्ल्स का हॉस्टल है, नेचुरोपैथी सेंटर है, महादेव देसाई लाइब्रेरी है, किताब है more than 10,000 और इंटरप्रिटेशन सेंटर है, धर्मस्तंभ है और इसका साथ साथ कस्तूरबा म्यूजियम है। दिवाकर, आकाशवाणी समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं। किशनगंज में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के शिविर में फतेहपुर, पेकटोला, बैरिया आमगाछी और रानीगंज स्थित 5 सीमा निगरानी चौकियों के भवन का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने कहा कि नेपाल की खुली सीमा सुरक्षा बलों के जवानों के लिए चुनौती है। गृह मंत्री ने सशस्त्र सीमा बल के जवानों से नेपाल और बांग्लादेश की सीमा पर घुसपैठ, मानव और मवेशियों की तस्करी को रोकने के लिए सतर्क रहने की सलाह दी। श्री अमित शाह ने कहा कि एसएसबी को सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ड्रोन और सीसीटीवी सहित आधुनिक तकनीक का उपयोग करना चाहिए। गृह मंत्री ने कहा कि एसएसबी के जवान देश की सीमा की सुरक्षा करने के साथ साथ बिहार और झारखंड में नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिए सराहनीय कार्य कर रहे हैं। गृह मंत्री सीमा सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशकों के साथ सीमा सुरक्षा के मुद्दे पर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इसमें सीमावर्ती क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारी भाग ले रहे हैं। इससे पहले श्री शाह ने बिहार के किशनगंज में बूढ़ी काली मंदिर में पूजा अर्चना की और आरती में शामिल हुए। इस मंदिर में पूजा करने वाले श्री शाह पहले गृह मंत्री हैं। दिल्ली रवाना होने से पहले श्री शाह किशनगंज में माता गुजरी कॉलेज में सुंदर सुभूमि कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से चल रहे नौकरी दिलाने के फर्जी प्रस्तावों के जाल में नहीं फंसने की सलाह दी है। मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी के कुशल युवाओं को सलाह दी है कि कुछ संदिग्ध आईटी कंपनियां थाईलैंड में डिजिटल बिक्री और विपणन अधिकारियों के पदों के लिए भारतीय युवाओं को आकर्षक नौकरियों की पेशकश कर रहे हैं। बैंकॉक और म्यांमार में भारतीय मिशनों के सामने क्रिप्टो मुद्रा धोखाधड़ी सामने आई है। इसमें कहा गया है कि सोशल मीडिया पर विज्ञापन देकर दुबई और भारत स्थित एजेंटों ने थाईलैंड में नौकरी दिलाने के नाम पर कुशल युवाओं को ठगा है। मंत्रालय ने कहा कि नौकरी दिलाने के नाम पर युवाओं को अनुचित तरीके से सीमा पार अधिकतर को म्यांमार ले जाया जाता है और उन्हें बंदी बनाकर कठिन परिस्थितियों में काम करने पर विवश किया जाता है। मंत्रालय ने कहा कि रोजगार के उद्देश्य से पर्यटक या यात्रा वीजा पर यात्रा करने से पहले विदेशी नियोक्ताओं की साख की जांच या सत्यापन कर लें। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। हाँ। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। कार्यक्रम अभ्यास में भौतिक भूगोल और मानसून पर मैं प्रोफेसर रमाश्रय प्रसाद
आ रहा हूं आपके सवालों के जवाब के साथ इस शनिवार रात्रि 9:30 पर। सुनना ना भूलें। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। देश भर में धूम मचाए ज्ञान का ये उपहार। मोबाइल पे आजादी क्वेस्ट आया आजादी का इतिहास। डाउनलोड करे आजादी क्वेस्ट, ये लो जीतो ढेरों इनाम। मौका पाए जुड़ने का रेडियो और डीडी के साथ। सिर्फ खेल नहीं उत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है। आजादी का अमृत महोत्सव है। डाउनलोड करें आजादी क्वेस्ट ऐप और पाएं ढेरों इनाम। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें अधिवेशन को संबोधित करेंगे। डॉक्टर जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सप्ताह के दौरान भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। सम्मेलन का विषय है एक ऐतिहासिक क्षण, सामूहिक चुनौतियों के लिए परिवर्तनकारी समाधान। अधिवेशन के साथ साथ डॉक्टर जयशंकर बहुपक्षीय क्वाड और ब्रिक्स तथा अन्य त्रिपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी भाग ले रहे हैं। विदेश मंत्री ने कल भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के विदेश मंत्रियों की त्रिपक्षीय बैठक में भाग लिया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हिंद प्रशांत मुद्दों तथा वैश्विक स्तर पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बैठक उपयोगी रही। डॉक्टर जयशंकर आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम इंडिया एट 75 भारत संयुक्त राष्ट्र भागीदारी का महत्व को संबोधित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें अधिवेशन के अध्यक्ष और अन्य सदस्य देशों के विदेश मंत्री तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के प्रशासक भी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। भारत सहित 32 देशों ने वर्तमान वैश्विक वास्तविकताओं के अनुरूप संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल और व्यापक सुधार करने की मांग की है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के अवसर पर इन देशों ने संयुक्त वक्तव्य में कहा कि वे अंतर्राष्ट्रीय शासन संरचना को अधिक समावेशी और सहभागितापूर्ण बनाने के लिए काम करने के प्रति संकल्पबद्ध हैं, ताकि विकास संबंधी चुनौतियों, गरीबी, जलवायु परिवर्तन, महामारी, खाद्य सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संकटों और आतंकवाद का समाधान किया जा सके। वक्तव्य में कहा गया है कि सुरक्षा परिषद में सुधार में देरी से वैश्विक शांति और सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है और संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के इस सिद्धांत पर अमल करने में व्यवधान हो रहा है। विदेश मंत्रालय ने कनाडा में बसे भारतीयों को वैमनस्य फैलाने वाली ताकतों से सतर्क रहने का परामर्श दिया है। मंत्रालय ने कनाडा में बढ़ते घृणा अपराधों, सांप्रदायिक हिंसा और भारत विरोधी गतिविधियों को देखते हुए ये परामर्श जारी किया है। विदेश मंत्रालय और कनाडा में भारतीय उच्चायोग तथा महावाणिज्य दूतावास ने कनाडा के अधिकारियों से इन घटनाओं के बारे में बातचीत की है। उन्होंने इन अपराधों की जांच करने और इस बारे में उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया। मंत्रालय ने कहा है कि अब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, युवाओं को अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना भाजपा की सदैव सर्वोच्च प्राथमिकता। श्री मोदी ने वर्चुअल माध्यम से हिमाचल प्रदेश के मंडी में युवा रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार ने हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 14,000 करोड़ रुपए आवंटित किए। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज रात संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। भारत सहित 32 देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल और व्यापक सुधार का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2020-21 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत के इस दशक के अंत तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने का विश्वास व्यक्त किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सीमा सुरक्षा बल के कड़े संघर्ष से बिहार और झारखंड में नक्सलवाद खत्म होने के कगार पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे और भारत और इंग्लैंड के बीच आज तीसरा और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच लॉर्ड्स में खेला जाएगा। तेज महिला गेंदबाज झूलन गोस्वामी आज अपना अंतिम मैच खेलेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी ये कार्यक्रम उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण किया जाएगा। केरल में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए की कोच्चि अदालत ने बृहस्पतिवार को देशभर में मारे गए छापों के दौरान गिरफ्तार किए गए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 11 कार्यकर्ताओं को 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। एनआईए ने आरोपियों के रिमांड की मांग करते हुए कहा था कि छापों के दौरान इन लोगों के पास से कुछ दस्तावेज बरामद किए गए हैं जिनसे खुलासा हुआ है कि अनैतिक कार्य करना चाहते थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने मेघा चक्र अभियान के अंतर्गत बाल यौन शोषण से संबंधित ऑनलाइन सामग्री के प्रचार के मामले में 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 56 स्थानों की तलाशी ली। खुफिया एजेंसी से जानकारी मिलने के बाद यह तलाशी अभियान शुरू किया गया। नवंबर 2021 में सीबीआई द्वारा ऑपरेशन कार्बन को अंजाम दिया गया था। इसके अंतर्गत 76 स्थानों पर छापे मारकर कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता के बाद पिछले 75 वर्ष से लोगों तक सूचना और समाचार पहुंचा रहा है। आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा होने का उत्सव मना रहा है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करता है। भारत विश्व बैंक की कारोबारी सुगमता की तालिका में लगातार नई ऊंचाइयों को छूता रहा है। कारोबारी सुगमता के नजरिए से देश विश्व के सर्वश्रेष्ठ मानकों के और निकट दिखाई देता है। विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 रिपोर्ट में भारत ने 63वां स्थान हासिल किया, जबकि 2014 में देश इस सूची में 142वें स्थान पर था। भारत इस तालिका में लगातार तीसरी बार शीर्ष 10 देशों में रहा है। वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ रंजीत मेहता का कहना है कि सरकार द्वारा लाए गए परिवर्तनकारी सुधारों की बदौलत देश में कारोबार करना अब सरल हो सका है। India has really done very well in ease of doing business. If you look at the figures in 2014, India was at 142 position in ease of doing business. But today, when you look at the latest report in 2020 released by the World Bank, India has already achieved 63rd position. That means we have jumped around 79 position in ease of doing business. If you just look at it, around 25,000 compliances have been reduced in ease of doing business. And today, if you want to get a construction permit, if I just compare with what was happening in 2014, then we were around 180 out of 190 countries in construction permit. But today we are 27. Ease of doing business is very important. We really want that foreign investors should come in India and invest in Indian market. The way the government has been working very hard on improving the ease of doing business, we have definitely got a lot of success. We have done so well. 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने के तुरंत बाद भारत के आर्थिक दृष्टिकोण और कार्यनीति में एक आदर्श बदलाव आया। इस कार्यनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा निवेश को आकर्षित करने, रोजगार के अवसर पैदा करने तथा आर्थिक गतिविधियों और संपत्ति के सृजन के लिए एक अनुकूल कारोबारी माहौल बनाना था। आज का नया भारत नई दुनिया के साथ चलने के लिए तैयार है, तत्पर है। जो भारत कभी विदेशी निवेश से आशंकित था, आज वो हर प्रकार के निवेश का स्वागत कर रहा है। जिस भारत की टैक्स से जुड़ी नीतियों से कभी निवेशकों में निराशा फैल जाती थी, आज उसी भारत में दुनिया का सबसे कॉम्पिटिटिव कॉर्पोरेट टैक्स है और फेसलेस टैक्स सिस्टम भी है। जिस भारत में दस्तावेजों में, कागजों में, कानूनों में उलझाना ब्यूरोक्रेसी की पहचान माना जाता था, वहीं आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक में बड़ी छलांग लगा रहा। जहां कभी कृषि को सिर्फ गुजारे का माध्यम माना जाता, वहीं अब कृषि में ऐतिहासिक रिफॉर्म्स के जरिए भारतीय किसानों के देश विदेश के मार्केट से सीधे जोड़ने का प्रयास हो रहा है।
भारत दुनिया की सबसे खुली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। ये देश में वैश्विक कंपनियों का स्वागत कर रहा है। उन्हें यहाँ आने और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बहुत कम देश ऐसे अवसर प्रदान करते हैं जैसे आज भारत कर रहा है। विभिन्न मंत्रालयों ने कारोबारी प्रक्रिया के समूचे चक्र में कई सुधारों को लागू किया है। इन सुधारों का फोकस व्यवसाय शुरू करने में लगने वाले समय को कम करने, व्यवसायों के लिए जरूरी अनुमतियां देने में तेजी लाने, आयात और निर्यात को सुविधाजनक बनाने तथा वाणिज्यिक विवादों के समाधान को तेज करने पर रहा है। कॉर्पोरेट टैक्स को वैश्विक परिस्थितियों के अनुकूल प्रतिस्पर्धी बना दिया गया है। सरकार ने कई संहिताओं में फैले श्रम कानूनों को अब सिर्फ 4 श्रम संहिताओं में समेट लिया है ताकि श्रमिकों के हितों की रक्षा हो और श्रम विवादों का फौरन समाधान किया जा सके। 2016 में कॉर्पोरेट दिवाला के मामलों से निपटने के लिए भारत की दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता IBC में एक आदर्श बदलाव किया गया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कारोबारी माहौल में सुधार की मुहिम में शामिल किया गया है। नियामक व्यवस्था में उदारीकरण से विनिर्माण गतिविधि को बढ़ावा मिलेगा, निवेशकों का विश्वास भारत में बढ़ेगा, दुनिया भर से निवेश आकर्षित होगा और आत्मनिर्भर भारत के नजरिए को आगे बढ़ाने में भी योगदान होगा। मुनीश शर्मा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम ट्विटर पर @AIR न्यूज अलर्ट्स, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए, हर रविवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। रविवार 25 सितंबर को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है बुजुर्गों की सुरक्षा। आप अपने सवाल हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं 9289094044। आप इस पते पर हमें ईमेल भी कर सकते हैं एक कदम और AIRnews@gmail.com। न्यू इंडिया समाचार, नए भारत का संकल्प, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। समाज में गरीब और कमजोर तबकों के लिए सरकार की चल रही कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों से जुड़ी जानकारी पाएं। सरकार के इन कदमों के बारे में जानें और लाभ उठाएं। आकाशवाणी पर अब सुनिए जन कल्याण के सरोकार दोपहर 3 बजे से हर शनिवार। सुनिए न्यू इंडिया समाचार आकाशवाणी के साथ। लॉर्ड्स में भारत और इंग्लैंड के बीच आज महिला क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला जाएगा। भारतीय टीम कप्तान हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में मैदान में उतरेगी। ये मैच तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद उन्होंने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। झूलन और उनके प्रशंसकों के लिए एक भावुक पल होगा। मैच भारतीय समयानुसार दोपहर बाद 3:30 बजे से शुरू होगा। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि देश के 60 हवाई अड्डों पर सामान्य ड्यूटी के लिए अब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के स्थान पर निजी सुरक्षा एजेंसी के 1900 से अधिक कार्मिकों की सेवाएं ली जाएंगी। इस निर्णय से सुरक्षा व्यय में कमी आएगी और CISF के सुरक्षा कर्मियों को अन्य हवाई अड्डों पर तैनात किया जा सकेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, युवाओं को अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना भाजपा की सदैव सर्वोच्च प्राथमिकता। श्री मोदी ने वर्चुअल माध्यम से हिमाचल प्रदेश में मंडी में युवा रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार ने हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 14,000 करोड़ रुपए आवंटित किए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज रात संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। भारत सहित 32 देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल और व्यापक सुधार का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2020-21 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने
भारत के इस दशक के अंत तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने का विश्वास व्यक्त किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सीमा सुरक्षा बल के कड़े संघर्ष से बिहार और झारखंड में नक्सलवाद खत्म होने के कगार पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे और भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच लॉर्ड्स में आज खेला जाएगा। इसके साथ ही ये दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।